हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ESIC ESIC की जो नर्सिंग ऑफिसर की जो एग्ज़ाम होने वाली है, तो उस एग्ज़ाम के लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हमारा रोड मैप कैसा होना चाहिए, तैयारी के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब एग्ज़ाम डेट जो है आपकी 7 जुलाई 2024 है। मतलब आज से अगर कंसिडर करते हैं तो बेसिकली आज से हमारे पास में 70 डेज का टाइम बचा हुआ है। तो ये 70 डेज में एग्ज़ाम की तरफ कैसा अप्रोच होना चाहिए, क्या रोड मैप आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया हो कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 7 जुलाई 2024 को। और ये जो आपका एग्जाम रहेगा वो कैसा ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। जिसमें आपको पेन और पेपर बेस्ड एग्जाम रहेगा। तो जो आपके जो MCQs रहेंगे वो आपको ऑफलाइन सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब एक OMR शीट प्रोवाइड की जाएंगी और वो OMR शीट में आपको आपके आंसर्स मार्क करना है। तो इस टाइप का आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। जो बेसिकली आपका जो एग्जाम है वो 120 मिनट्स का है। कितने मिनट्स का है? 120 मिनट्स का, यानी कि 2 आवर्स का एग्जाम होने वाला है। तो देखिए, अगर आप नोटिफिकेशन देखते हैं तो इसमें ऐसा दिया गया नहीं है कि एग्जाम में कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देर बाद डिस्कस करने वाले हैं कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए, तो ये जो आपके जो 120 मिनट्स का जो एग्जाम होने वाला है, इसमें जितने कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चन को इक्वल मार्क्स प्रोवाइड किया गया है। समझ के चलिए, अगर आपका एग्जाम 120 क्वेश्चंस का होता है तो आपके मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे? 120 मार्क्स का ही एग्जाम रहेगा, मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। और ये जो एग्जाम होने वाला है प्योरली इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है। इसमें कोई भी रीजनल लैंग्वेज का प्रोविज़न नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन पढ़ना है और उसके आंसर टिक करना पड़ेगा। और ये एग्जाम में आपको और से ऊपर से अगर देखा जाए तो निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो निगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग है। तो जैसे आपके 3 क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे तो आपका 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इक्वल मार्क्स प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं ये क्लियर किया गया नहीं है। देखिए दोस्तों, इसके पहले मैंने ESIC का जो डिटेल नोटिफिकेशन का एक वीडियो बनाया था और उसके बाद में ESIC वर्सेस एम्स का मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बनाया था। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। उसमें बताते वक्त मेरे से एक गलती हुई थी कि मैंने आपको बताया था कि 100 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, आपको यहाँ पर 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी 120 क्वेश्चन ही क्यों पूछे जाएंगे, मैं कौन से बेसिस पे बता रहा हूं? देखिए, जो UPSC ने ESIC के डेप्यूटी डायरेक्टर का जो एग्जाम कंडक्ट किया था, वो जो एग्जाम था वो 120 मिनट्स का था और उसमें 120 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। साथ ही में दोस्तों, जो EPFO डिपार्टमेंट है, प्रोविडेंट फंड का जो डिपार्टमेंट है, जिसमें APFC की वैकेंसी आई थी। APFC मतलब क्या होता है? असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो ये वाली एग्जाम में भी आप अगर देखते हैं, उसका क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो 120 मिनट्स का एग्जाम था और कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? 120 क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ। देखिए, ये जो पेपर दिख रहा है आपको, ये है ESIC का जो डेप्यूटी डायरेक्टर का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए, ये क्वेश्चन पेपर हम लोग जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिख रहे हैं? 120 क्वेश्चंस देख सकते होंगे। कितने क्वेश्चंस है? 120 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कौन सी एग्जाम में? ESIC का जो डेप्यूटी डायरेक्टर का एग्जाम 2022 में हुआ था। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, जो
APFC का एग्जाम हुआ था। ओके, APFC का मतलब क्या होता है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का जो एग्जाम था EPFO डिपार्टमेंट का, वो एक अगर एग्जाम देखते हैं तो 2023 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ओके, तो ये क्वेश्चन, ये एग्जाम में भी आप अगर देखते हैं ना तो यहाँ पर देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पर भी आपको कितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 120 क्वेश्चंस। ओके, तो बेसिकली एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का रहेगा और 1 मिनट आपको मिलने वाला है एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, साथ ही में दोस्तों जो यूपीएससी जो होती है ना, वो मेडिकल ऑफिसर की भी एग्जाम हर साल कंडक्ट करती है। ओके, कौन सी एग्जाम कंडक्ट करती है, मेडिकल ऑफिसर की, जिसको हम CMS के नाम से जानते हैं। ओके, CMS मतलब क्या होता है, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज। तो देखिए ये जो एग्जाम है वो हर साल कंडक्ट होता है। तो इसका भी हम लोग अगर पेपर पैटर्न देखते हैं तो ये होते हैं 120 मिनट्स का एग्जाम होता है, मतलब 2 आवर्स का एग्जाम होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो देखिए ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, ये है यूपीएससी CMS, मतलब क्या होता है, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का पेपर 2। ओके, तो जैसे ही आप पेपर 2 अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन में दिख जाएगा कि यहाँ पर एग्जाम कितने आवर्स का होने वाला है, 2 आवर्स का होने वाला है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देखते हैं, आपको इसके लिए स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। इसके बाद की जो स्पेस थी वो फॉर रफ वर्क के लिए यहाँ पर स्पेस प्रोवाइड की गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस है, 120 क्वेश्चंस है। पहले देखे थे वो पेपर 2 था, यहाँ पर पेपर 1 है, CMS पेपर 1। ओके, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का ये भी जो एग्जाम था, ये कितने आवर्स का है, 2 आवर्स का एग्जाम है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए हमें स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, 120 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो हर एग्जाम देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अलावा जितने कुछ एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो हमारा ESIC में नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम रहेगा वो कितने क्वेश्चंस का रहेगा, 120 क्वेश्चंस का रहेगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर पहले की अगर बात करते हैं, ओके, जो इसके पहले के ESIC के एग्जाम्स हुए थे, 2009 में एग्जाम हुआ था, फिर उसके बाद में 2012 में एग्जाम हुआ था। ये दोनों एग्जाम ऑफलाइन हुए थे, वो खुद ESIC ने कंडक्ट किए थे। फिर उसके बाद में 2015 में एक एग्जाम हुआ था। ओके, 2015 में, फिर उसके बाद में 2019 में भी एक एग्जाम हुआ था। तो ये जो एग्जाम थे ये TCS द्वारा कंडक्ट किए गए थे। तो अगर ये 2009, 2012, 2015, 2019 का अगर पेपर पैटर्न देखते हैं ना, तो इसमें 125 क्वेश्चंस थे, जिसमें 100 क्वेश्चंस हमारे नर्सिंग सिलेबस बेस्ड थे, और जो 25 क्वेश्चंस थे अदर सिलेबस, जिसमें मैथमेटिक्स है, आपका GK है, उसके बाद में रीजनिंग है, ऐसे टाइप के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन अगर आप यूपीएससी का जो ESIC का जो नोटिफिकेशन देखते हैं तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो जितने कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो प्योरली नर्सिंग सिलेबस क्वेश्चंस रहेंगे। तो अभी जिस तरह से हमने APFC, ESIC डिप्यूटी डायरेक्टर का या फिर कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का जो एग्जाम देखे थे, पेपर देखे थे, उसमें कितने क्वेश्चंस थे, 120 क्वेश्चंस थे। तो ये जो पूरे के पूरे जो 120 क्वेश्चंस रहेंगे वो नर्सिंग सिलेबस बेस्ड रहेंगे। तो इसमें आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है आपके प्रिपरेशन में, कि सिर्फ आपको नर्सिंग का ही पढ़ के जाना है, इसमें आपको अदर सिलेबस का कोई भी प्रिपरेशन करना नहीं है। तो वो एक अच्छा खासा आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे हम लोग आपका प्रिपरेशन किस टाइप से होने वाला है या फिर आपको आपका अप्रोच कैसे रखना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसके लिए जो आपका जो ESIC का प्रिपरेशन है उसके आपके मेन 4 पिलर्स है। ओके, तो ये 4 पिलर्स कौन से हम लोग देख लेंगे। जो पहला पिलर है वो है आपका कंसिस्टेंसी। ओके, कुछ भी पढ़ो आप, कोई भी एग्जाम के लिए जाओ, ESIC नहीं, उसके बाद में RRB आएगा, उसके बाद में नॉर्सेट 7 आएगा, कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ाई करना है बैठते हो तो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना पड़ेगा। 2 दिन पढ़ाई कर रहे हो, फिर 2 दिन का गैप रख रहे, फिर कोई तो भी फंक्शन आ गया तो फंक्शन अटेंड करने चले गए, फिर से 1 दिन के लिए पढ़ाई कर रहे हो, फिर 1 दिन होता है कि हमारा मन नहीं करता है। ऐसा करने से आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। कोई भी हालत में ऐसा अगर आप करते हैं तो कोई भी हालत में मैं लिख के देता हूँ कि इस टाइप से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने से रहा। क्योंकि अगर आप जो अभी रिसेंटली RTI का मैं उसका एक रील आपको शेयर कर दूंगा, ओके, मेरे चैनल पे। अगर वो RTI देखते हैं तो करीब करीब आपको उसमें देखने को मिलेगा कि
3 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं और टोटल पोस्ट कितनी है 1930 पोस्ट है और उसके लिए कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं 3 लाख। तो अगर 3 लाख लोगों में आपको compete करना है तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। ओके, तो आपको आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। एक दिन पढ़ाई करो, 2 दिन सो के रहो, ऐसे करने से आपको कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारा पहला पिलर। सेकेंड पिलर की अगर बात करते हैं तो हमें करना है हार्ड वर्क। ओके, क्या कैसा वर्क करना है? हार्ड वर्क। और दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ हार्ड वर्क के साथ साथ में आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ओके, स्मार्ट वर्क कैसा करना है, क्या करना है, ये हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड पिलर। अगर थर्ड पिलर की बात करते हैं तो थर्ड पिलर है हमारा टाइम मैनेजमेंट। ओके, टाइम मैनेजमेंट। तो ये टाइम मैनेजमेंट कब टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा? वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द ESIC एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग गिविंग द एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग द अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। ओके, जब आप 2 घंटे का पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और जो आप 70 डेज का जो प्लान लेके चल रहे हैं उसमें भी आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना वर्क देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं या फिर कौन से सब्जेक्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है हमारे कोई भी एग्जाम के लिए। ओके, तो ये सब चीज़ें हम लोग टाइम मैनेजमेंट के अंदर में हम लोग लेटर ऑन कवर करने वाले हैं। और लास्ट जो पिलर है ना दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है जो आपका है रिवीजन। ओके, विदाउट रिवीजन आपको एग्जाम क्लियर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके जी, देखिए आज का पढ़ा हुआ आपको 70 दिन बाद याद रहेगा नहीं रहेगा इसकी कुछ भी गारंटी नहीं है, किसी के पास भी गारंटी नहीं है कि आज जो पढ़े हुए हैं और हमें 70 दिन का प्लान लेके चलना है तो 70वें दिन में हमको ये सब चीज़ें याद रहेंगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। और कोई भी एग्जाम रहे, दुनिया की कोई भी, UPSC की रहे या फिर आपके जो पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं उसकी PCS की एग्जाम रहेंगे। ओके, PSC की एग्जाम रहेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन की, नॉर्सेट रहेगा आपका, ESIC, RRB, कोई भी दुनिया का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, विदाउट रिवीजन इट वोंट बी पॉसिबल टू क्रैक दैट एग्जामिनेशन। ओके, सो यू हैव टू रिवाइज द टॉपिक एट द रेगुलर इंटरवल्स। ओके, तो रिवीजन एक आपका की फैक्टर होने वाला है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, तो ये हमारे क्या थे, 4 पिलर्स थे किसके, जो हमारा 70 डेज का जो प्लान होने वाला है किसके रिगार्डिंग, आपके ESIC एग्जाम के क्रैक करने के रिगार्डिंग। ओके, तो देखिए दोस्तों अभी मैं थोड़ा और आगे बताता हूँ। देखिए समझ के चलिए, देखिए यहाँ पर आपको 3 लाख लोगों में compete करना है, 1930 वैकेंसीज है। खुदा ना खास्ता आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके बाद में आपको RRB फेस करना है, उसके बाद में आपकी नॉर्सेट 7 आ जाएगी। साथ ही में दोस्तों DSSSB की बीच में वैकेंसी निकली थी। ओके, ये सब एग्जाम्स आपको आगे कवर करनी है तो उसके लिए आपको ये 4 पिलर्स हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। ये 4 पिलर्स सिर्फ ESIC के लिए काम में नहीं आने वाले, ये 4 पिलर्स आपको और भी बाकी एग्जाम के लिए काम में आने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो ESIC का नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम होने वाला है तो उसमें सब्जेक्ट्स कौन से रहेंगे। ओके, तो देखिए अगर आप UPSC का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अगर उठा के देखते हैं तो उसमें टोटल 16 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। ओके, तो ये 16 सब्जेक्ट कौन से होने वाले हैं तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, नर्सिंग फाउंडेशन है, फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इंक्लूडिंग पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, फिर नर्सिंग एजुकेशन है, पेडियाट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स है, फिर OBGY है, फिर कम्युनिटी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ऐसे 16 सब्जेक्ट का इंक्लूजन है आपके एग्जाम में। ओके, तो देखिए अभी पढ़ना कैसे है, देखिए इसको हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे। कोई भी एग्जाम अगर उठा के देखते हैं, नॉर्सेट उठा लो या फिर प्रीवियस ईयर के कोई भी एग्जाम आपने जो अभी तक के एग्जाम दिए होंगे, कोई भी एग्जाम अगर देखते होंगे ना, पेपर देखेंगे ना आप, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स माइनर दिखेंगे और कुछ सब्जेक्ट मेजर दिखेंगे। ओके, तो पहले हम लोग मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग माइनर सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आपको क्वेश्चन आया होगा कि ये मेजर सब्जेक्ट्स क्या रहेगा और माइनर सब्जेक्ट्स का मतलब क्या रहेगा। ओके, तो देखिए जो आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग जो है ना, ये मेजर सब्जेक्ट में आएगा। फिर उसके बाद में जो आपका MA सेन सब्जेक्ट है, मतलब मेडिकल सर्जिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग जो सब्जेक्ट है,
वो भी आपका मेजर सब्जेक्ट के अंदर में आता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो दिया है ना, अगर आप PR यादव का बुक उठाकर देखते हैं तो ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को ही MSN के अंडर में कवर किया गया है। तो इसके लिए हमें स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर MSN पढ़ते हैं तो MSN में ही हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कवर हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में जो OBGY, ओके, ऑब्स्टेटिक एंड गायनोकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो हो गया। फिर उसके बाद में जो हमारा पीडियाट्रिक सब्जेक्ट है, ओके, पीडियाट्रिक सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में जो माइक्रोबायोलॉजी है, ओके, माइक्रोबायोलॉजी। फिर उसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। फिर उसके बाद में दोस्तों एक साइकेट्रिक नर्सिंग भी हमारा सब्जेक्ट आता है। ये सब सब्जेक्ट्स कैसे हमारे मेजर सब्जेक्ट्स है। इन्हें मैं मेजर सब्जेक्ट्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आपका एग्जाम, कोई भी एग्जाम अगर आप उठा कर देखते हैं तो 90% जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इन्हीं सब्जेक्ट से आते हैं, इसलिए मैंने इन्हें मेजर सब्जेक्ट की कैटेगरी में इंक्लूड किया हो। फिर आते हैं दोस्तों जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है, एज लाइक ऊपर में जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो दिया था वो हो गया, या फिर पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, जेनेटिक्स हो गया। फिर उसके बाद में नर्सिंग एजुकेशन हो गया, जो नर्सिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। फिर सोशियोलॉजी आ गया हमारा। फिर न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स आ गया, मैनेजमेंट आ गया, ओके। फिर बायोकेमिस्ट्री आ गया। तो ये सब्जेक्ट में हार्डली 10% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। तो मैनेजमेंट की अगर पर्टिकुलरली बात करते हैं तो ये एम्स के एग्जाम में पूछा जाता है, अदरवाइज बाकी सच कोई एग्जाम में बहुत रेयरली मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर माइनर सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं ना दोस्तों, यहाँ पर न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री में से बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ओके। न्यूट्रिटिव वैल्यू, रिकमेंडेड वैल्यू जो RDA होता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है, ओके। तो ये बार बार पूछा जाता है। तो ये 10% क्वेश्चंस माइनर सब्जेक्ट से आएंगे और 90% जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मेजर सब्जेक्ट से रहेंगे। तो हमारा मैक्सिमम फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, जो मेजर सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम लोग मैक्सिमम फोकस करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला अप्रोच, ओके। तो अभी हमारा सेकंड अप्रोच क्या होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट्स को हम लोग डेज में डिवाइड करेंगे, ओके। तो कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन देना है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है उसके लिए हमें एटलीस्ट 5 डेज देना ही पड़ेगा, ओके। फिर उसके बाद में जो MSN है इसके लिए हमें 8 दिन का टाइम देना ही देना है। फिर उसके बाद में है OBGY, ओके। तो OBGY के लिए भी हम लोग कितने दिन देंगे, 8 दिन देंगे। फिर उसके बाद में है हमारा पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग के लिए एटलीस्ट हमें 6 डेज का टाइम रिजर्व रखना है, ओके। फिर उसके बाद में दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी भले ही सब्जेक्ट छोटा है लेकिन इसमें हर एग्जाम में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, जैसा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट चैप्टर हो गया। फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, मतलब कौन सी डिस्कवरी किसने किया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ओके। तो इसके ऊपर बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। और स्टरीलाइजेशन जो चैप्टर होता है उसके ऊपर भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के लिए थ्योरी प्लस MCQ के लिए हम लोग 3 दिन का टाइम रखते हैं, ओके। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ओके। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए हमें 5 दिन का टाइम देना ही पड़ेगा। इसमें हमें थ्योरी भी कवर करनी है और MCQ भी कवर करने हैं, ओके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर इन सबके अगर टोटल करते हैं ना तो ये टोटल 40 डेज का प्लान हो गया, ओके। कितने दिन का प्लान हो गया, टोटल 40 डेज का। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर पैथोफार्मेक जेनेटिक्स का जो ये है, ओके। पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी और जेनेटिक्स। तो इसमें पैथोलॉजी के लिए 1 दिन दे सकते हैं आप, जेनेटिक्स के लिए 1 दिन और फार्मेकोलॉजी के लिए 2 दिन देना पड़ेगा। तो ये टोटल हमारे 4 डेज हो जाते हैं। फिर उसके बाद में है नर्सिंग एजुकेशन। तो नर्सिंग एजुकेशन के लिए भी हमें एटलीस्ट 1 डे का टाइम रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में सोशियोलॉजी आप अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो चल जाएगा, क्योंकि देखिए ये 10% की कैटेगरी में है। एक आधी सब्जेक्ट छूट जाता है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोशियोलॉजी में एक आधी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर वो छोड़ देते हैं तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओके। क्योंकि हमें स्मार्ट अप्रोच से काम करना है, ओके। हम गधे जैसी मेहनत नहीं करेंगे, हम कैसे स्मार्ट वर्क करेंगे और स्मार्ट वर्क से ही सिलेक्शन लेने वाले हैं, ओके। फिर उसके बाद में है न्यूट्रिशन, ओके। तो न्यूट्रिशन के लिए हमें एटलीस्ट 2 दिन का टाइम देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में है दोस्तों बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री मिलके हम लोग 2 दिन का टाइम दे सकते हैं। फिर उसके बाद में है दोस्तों रिसर्च, ओके। रिसर्च के ऊपर इस बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो रिसर्च के लिए हम लोग
3 दिन का टाइम रखते हैं। ओके, तो ये अगर ऐड करते हैं तो ये ऐड करने के बाद में ये हो जाते हैं 9 डेज। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट टाइम की रीडिंग थी तो वो कितने दिन में कंप्लीट होती है? 49 डेज में कंप्लीट होती है। ओके, तो 49 डेज में थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आप इसको 48 डेज में अगर कवर करते हैं तो आपके पास में 70 डेज में से आपके 48 डेज तो फर्स्ट रीडिंग में ही चले गए। तो आपके पास में अभी टाइम कितना बचा है? कितने दिन का टाइम बचा है? 22 डेज का टाइम बचा है। ओके, तो ये 22 डेज को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो आगे देखेंगे। ओके, तो देखिए ये 22 डेज में से आपके जो 15 दिन होंगे, ओके, आपके जो फर्स्ट 15 डेज होंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसमें फर्स्ट रिवीजन करेंगे। ओके, क्या करेंगे? फर्स्ट रिवीजन। और जो रिमेनिंग 7 डेज होते हैं ओके, जो रिमेनिंग 7 डेज रहेंगे उसमें हमारी सेकेंड रिवीजन होंगे। ओके, उसमें क्या होंगे? सेकेंड रिवीजन। लेकिन दोस्तों जैसे ही आपका जो ये 40 डेज का प्लस ये 9 डेज का सॉरी या फिर 8 डेज का अगर प्लान पकड़ के चलते हैं तो इसमें आपको रेगुलर इंटरवल में मॉक टेस्ट देना जरूरी है। ओके, मॉक टेस्ट हम लोग रेगुलर इंटरवल पे देंगे, 2 दिन या 3 दिन के इंटरवल में देंगे। ओके, फिर उसके बाद में जो ये 15 डेज होते हैं ना, तो ये 15 डेज में एवरी अल्टरनेट डे एक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। ओके, हर दूसरे दिन हमें एक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। और ये जो लास्ट के 7 डेज है ना, तो ये लास्ट के 7 डेज में एटलीस्ट हमें दिन में 2 टेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा। ओके, कितने टेस्ट देना पड़ेगा? या फिर जो ये 15 दिन का जो ड्यूरेशन है ना, यहाँ पर आप डेली एक टेस्ट दे सकते हैं। ओके, कितने टेस्ट? डेली एक टेस्ट दे सकते हो। और बचे लास्ट के 7 दिन में हमें एटलीस्ट 2 टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार का हमारा पैटर्न होगा। किसके लिए? जो डेज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कि डेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, मतलब जिसमें आपकी थ्योरी भी कवर हो रही, साथ में आपके एमसीक्यू भी कवर हो रहे। तो देखिए दोस्तों, ये जो 5 डेज जो दिए हैं ना हमने, तो ये 5 डेज कैसे रह गए? इसमें 3 दिन आप थ्योरी कवर कर सकते हैं और बाकी के जो बचे 2 दिन उसमें आपको एमसीक्यू कवर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एमएसएन है, तो एमएसएन के जो थ्योरी रहेगी आपको एटलीस्ट 5 डेज में वो थ्योरी कवर करनी ही पड़ेगी और जो एमसीक्यू रहेंगे वो आपको 3 दिन में कवर करना पड़ेगा। अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या 8 दिन में कवर करना? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एनी हाउ करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल अगर नहीं भी दिख रहा है तो भी आपके 100% एफर्ट्स है वो आपको यहाँ पर पुट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। देखिए कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। 3 लाख एप्लीकेशन है और वैकेंसीज कितनी है? 1930 वैकेंसीज है। ओके, तो इसमें आपको अगर बैठना है तो इतना एफर्ट्स लेना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, जैसे यहाँ पर ओबीजीवाई है, 5 दिन हम लोग थ्योरी के लिए देंगे, 3 दिन एमसीक्यू के लिए रहेंगे। पेडियाट्रिक्स में भी 4 दिन हम लोग थ्योरी पढ़ सकते हैं, 2 दिन एमसीक्यू कर सकते हैं, या फिर 3 दिन थ्योरी 3 दिन एमसीक्यू कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में 1 दिन थ्योरी 1 दिन एमसीक्यू और बाकी 1 दिन अगर बचता है तो आप दूसरे सब्जेक्ट में पुट कर सकते हैं। कम्युनिटी में भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का आपको जो डेज का डिवीजन करना है, तो यहाँ पर आपके थ्योरी भी कवर हो रही और एमसीक्यू भी कवर हो रहे। फिर उसके बाद में आपका पहली रिवीजन फर्स्ट 15 डेज में कंप्लीट हो जाएगी और जो लास्ट 7 डेज रहेंगे आपकी उसमें सेकेंड रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। सर ये पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है रिवीजन 15 दिन में कंप्लीट करना, क्योंकि आप सिलेबस आपके आंखों के सामने से गया हुआ रहता है, तो उसकी वजह से आपको जो पढ़ने में दिक्कत आती नहीं है, आप इजीली पढ़ सकते हैं और आप इजीली उसको समझ भी सकते हैं फर्स्ट 15 डेज में। और जैसे ही आप सेकेंड रिवीजन पे जाते हैं तो और भी आपकी समझने की और पढ़ने की कैपेसिटी जो रहती है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार का हमें अप्रोच रखना है। जो हम लोग क्या करेंगे उसमें जो आपके डेज है वो सब्जेक्ट जो आपके सब्जेक्ट है वो डेज में डिवाइड कर देंगे। ओके, तो देखिए अभी डिवाइड करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे कैसे बाबा? इतना सारा पढ़ने का है तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, जो मैंने पिलर्स में बताया था कि आपको ड्यूरिंग द स्टडी आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और आपकी जो एग्जाम्स रहेंगी वो एग्जाम में भी आपको टाइम मैनेज करना है। तो वो टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर हमारे जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो 2 टाइप्स के रहेंगे। ओके,
एक कैंडिडेट कैसा रहेगा, वर्किंग कैंडिडेट है, ओके, जो ऑलरेडी प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्किंग है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्किंग है, जो स्टेट गवर्नमेंट में या फिर कोई भी डिपार्टमेंट में वर्किंग हो सकते हैं, वैसे वर्किंग कैंडिडेट्स। और सेकेंड कैंडिडेट्स कौन हो सकते हैं हमारे लिए, नॉन वर्किंग, जो अभी फिलहाल किसी भी प्रकार का जॉब नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे। तो मैं यहाँ पर नॉन वर्किंग पर्सन के लिए एक प्लान बता सकता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग ये प्लान देखने के बाद में वर्किंग वाले जो लोग हैं वो खुद का प्लान खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी मुझे ये नहीं पता कि आपकी कौन से दिन इवनिंग ड्यूटी होने वाली, कौन से दिन मॉर्निंग ड्यूटी होने वाली, वो आप आपके ड्यूटी के हिसाब से आप अपना जो टाइम टेबल है प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसके बाद में फॉलो भी करना पड़ेगा। तो ये नॉन वर्किंग के लिए अगर बात करूं तो आप अगर सुबह मॉर्निंग में 6 AM को अगर पढ़ाई के लिए अगर बैठते हैं तो आपको पहली जो पढ़ाई रहेगी आपकी सुबह 6 से लेकर सुबह 8:30 बजे तक 2.5 आवर्स की पढ़ाई करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये पहले 2.5 आवर्स में हम लोग क्या करेंगे, जो पहला आवर जो रहेगा, फर्स्ट आवर में हम लोग क्या करेंगे, जो एस्टरडे में कल में जो कुछ हमने पढ़े थे उसका हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे। ओके, एक बार हमारे आंखों के सामने से जाना चाहिए, ओके, जो हमने कल पढ़े थे, और बाकी का बचा फिर 1.5 घंटा, 1.5 आवर। तो उसमें अभी कल जहां पर हमने स्टॉप किए थे उसके आगे का पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके 2.5 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी होती है तो आप 9 बजे तक भी बैठ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एक जस्ट मैं अपना एक व्यू बता रहा हूँ, उसके आप अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, हर एक की कैपेसिटी अलग होती है, बैठने की कैपेसिटी या फिर रिटेन करने की भी कैपेसिटी अलग होती है। तो सर सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करना है, जो आपको पसंद है और जो मेजर सब्जेक्ट आता है। ओके, माइनर सब्जेक्ट को हम लोग हाल फिलहाल में कवर नहीं करेंगे। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मेजर सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, और जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या फिर जो आपको ईजी जाता है सब्जेक्ट पढ़ाई करने में, तो वो सब्जेक्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा अप्रोच कैसा रहेगा, इजी टू कॉम्प्लेक्स। ओके, कैसा अप्रोच रहेगा, इजी टू कॉम्प्लेक्स या फिर कॉन्क्रीट हमारा अप्रोच रहेगा। इजी से लेकर हम लोग जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रहेंगे या फिर सिलेबस रहेगा उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे। ओके, जैसे ही आप पढ़ते जाएंगे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएंगी, अपनी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाएंगी, तो आपके कॉम्प्लेक्स वाले जो सब्जेक्ट रहेंगे वो भी कवर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके 2.5 घंटे कवर हो जाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। ओके, तो ब्रेक हम यहाँ पर कितना, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। ओके, तो जैसे ही हमारा 8:30 बजे का हो जाता है तो 8:30 से 9 बजे तक हम एक क्या करेंगे, हाफ आवर का ब्रेक ले लेंगे। ओके, तो ये हाफ आवर के ब्रेक में हमें क्या करना है, जो आपका ब्रेकफास्ट है, टी लेना है या फिर आपको थोड़ा बहुत फेसबुक या फिर अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना होगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये हाफ आवर का जो टाइम है इसमें ही लिमिटेड करना पड़ेगा। आपको बात करना है, ओके, बराबर है, आप आधे घंटे में आपको ये सब कुछ कवर करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया 9 बजे तक का टाइम। फिर उसके बाद में दोस्तों, या फिर आप इसको 9:30 बजे तक एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर 1 घंटे का एक ले सकते हैं आप ब्रेक। ओके, फिर उसके बाद में है दोस्तों 9:30 बजे से 11:30 बजे तक का टाइम। ये हो गया आपका 2 आवर्स का टाइम। तो 2 आवर्स में जो रिमेनिंग आपका जो आगे का पढ़ने का है तो वो आगे का पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद में दोस्तों 11:30 बजे से 12 बजे तक आप यहाँ पर ब्रेक ले सकते हैं। ओके, हाफ आवर का ब्रेक ले सकते हैं। फिर उसके बाद में 12 से लेकर 2 PM तक आपको फिर से 2 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। 2 घंटे की पढ़ाई होने के बाद में आप यहाँ पर 2 बजे से 4 बजे तक का फिर से एक ब्रेक ले सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, आपका लंच फिनिश करेंगे। ओके, फिर उसके बाद में आपको अगर एक पावर नैप लेना है तो आप एक पावर नैप भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद में 4 बजे के बाद से फिर से हमें पढ़ाई के लिए बैठना है। 4 से लेकर अभी हम लोग 6 बजे तक पढ़ाई के लिए बैठेंगे। ओके, तो ये फिर से आपके 2 घंटे हो जाएंगे। तो ये ऐसा हमें कंटिन्यूसली नहीं पढ़ना है, हमें ब्रेक देके पढ़ना है, क्योंकि कंटिन्यूसली पढ़े तो हमारे दिमाग एक टाइम पे जाम हो जाएगा, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ 6 बजे जैसे आप 2 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं तो 6 से 7 बजे तक का एक फिर से ब्रेक ले सकते हैं, जिसमें आप सॉन्ग सुन सकते हैं या फिर गार्डन में थोड़ा टहलना है तो टहल सकते हैं, या फिर कुछ आपको मंदिर में जाना होगा तो मंदिर में भी जा सकते हैं प्रेयर के लिए। ओके, तो इस टाइम
ऐसे टाइप का आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों 7 बजे से 9 बजे तक का फिर से 2 घंटे का टाइम आपको पढ़ाई के लिए देना है। ओके, जैसे ही 9 बज जाते हैं, 9 से लेकर 10 बजे तक का आपका ब्रेक टाइम होगा। ओके, 9 से लेकर 10 बजे का ब्रेक टाइम, जिसमें आपको डिनर फिनिश करना है और आपको नाइट वॉक करना है। ओके, तो इस टाइप से आप 10 बजे तक ये कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक फिर से पढ़ाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये करीब करीब आपके 12 से 13 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। ओके, और मोर देन इनफ है। अगर आप डेली 12 से 13 घंटे पढ़ते हैं, सब कुछ ब्रेक ले रहे, आप अपना सॉन्ग सुन रहे, वो जो आपको इंस्टाग्राम अगर ये करना है, रील देखना है, तो आप वो मेन टाइम में देख सकते हैं। लेकिन आपका कंट्रोल होना चाहिए कि वही टाइम तक, उतनी लिमिटेड टाइम तक आपको देखना है। ओके, तो देखिए, अगर आप यहाँ पर 12 बजे सो जाते हैं, 12 AM को सो जाते हैं और सुबह 6 बजे भी उठते हैं, तो ये आपकी कंप्लीट 6 आवर्स की नींद कंप्लीट हो जाती है। ओके, यहाँ पर, और जो ह्यूमन जो बॉडी है उसके लिए 6 to 7 आवर्स की नींद होना भी कंपलसरी है। तो यहाँ पर आपके 6 आवर की नींद कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार का आप प्लान बना सकते हैं, इस प्रकार का आप टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, अभी प्रिपरेशन का और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है PYQs। ओके, PYQ मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसे कि इसके पहले भी बोला हूँ कि एक एग्जाम हुआ था 2009 में, फिर उसके बाद में 2012 में एक एग्जाम हुआ था। ओके, दोनों एग्जाम कैसे थे, ऑफलाइन थे। फिर उसके बाद में ये जो एग्ज़ाम थे ये खुद ESIC ने कंडक्ट किए थे। फिर उसके बाद में एक 2015 में एग्ज़ाम हुआ था, फिर 2019 में एग्ज़ाम हुआ था। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन हुए थे। ये किसने कंडक्ट किया था, TCS ने कंडक्ट किया था। लेकिन इस बार का 2024 का एग्जाम जो रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा। और कौन कंडक्ट करने जा रहा है, UPSC कंडक्ट करने जा रहा है। तो यहाँ पर अभी कैसा हो रहा है कि UPSC फर्स्ट टाइम एग्जाम कंडक्ट करने जा रहा है। तो हमें ये गेस नहीं कर सकते कि UPSC किस लेवल का एग्जाम पूछेगा। लेकिन मेरे ख्याल से दोस्तों, यहाँ पर जो आपका एग्जाम रहेगा उसकी डिफिकल्टी जो रहेगी मॉडरेट टू हाई लेवल की डिफिकल्टी रहेगी। ओके, क्या रहेगी, मॉडरेट टू हाई लेवल की डिफिकल्टी रहेगी। लेकिन इसके पहले की जो एग्जाम्स देखते हैं, जो 2009, 2012 में, 2015 में एग्जाम हुए थे, वो 1 लाइनर क्वेश्चंस थे। जो 2019 का एग्जाम हुआ था उसमें थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस थे, हाई लेवल के क्वेश्चंस थे, मीडियम टू हाई लेवल के। लेकिन जो अदरवाइज आप अगर देखते हैं 2009, 12 या फिर 15 के एग्जाम 1 लाइनर क्वेश्चंस थे। तो ये क्यों हेल्प करेंगे आपको, इसका रीज़न बताता हूँ। देखिए, भला ही UPSC फर्स्ट टाइम कंडक्ट कर रहा है, तो UPSC क्या हो सकता है, एक तो जो ESIC ने किस टाइप के एग्ज़ाम पहले कवर किए थे उसके बेसिस पे भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकता है, या फिर UPSC क्या कर सकता है, इस बार नए से अपने खुद के क्वेश्चंस या फिर नए से अपना खुद का पैटर्न बना सकती है। ओके, तो नए से जो पैटर्न बन सकता है वो किसके बेसिस पे हो सकता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। जो कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का एग्जाम बोला था मैंने, जो यहाँ पर आपको पेपर्स दिखाया था। ओके, तो ये पेपर्स जो दिखाया था, तो ये पेपर्स के बेसिस पे भी UPSC क्या कर सकती है, आपका ESIC का एग्जाम कंडक्ट कर सकती है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस डाल सकती है। तो इस वजह से आपको जो TCS या फिर ESIC ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए थे वो भी PYQs देखना है। और साथ में दोस्तों, जो CMS के जो पेपर्स हुए थे, जो हर साल CMS की एग्ज़ाम होती है, तो हर साल के प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, सभी क्वेश्चंस का आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए, CMS की अगर बात करते हैं ना दोस्तों, तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि एक क्वेश्चन दिया है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ओके, तो ये 4 ऑप्शन में कौन से करेक्ट है, 1 2 3 करेक्ट है, 1 2 4 करेक्ट है, 1 3 4 करेक्ट है, 2 3 4 करेक्ट है। तो इस टाइप के भी इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली PYQ में हम लोग कौन से देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर के जो ESIC के एग्जाम्स हुए थे वो भी देखेंगे, और साथ में हम लोग CMS के भी क्वेश्चंस
पढ़ेंगे, ओके, देखेंगे। तो ये हमें हमारी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ईएसआईसी का भलाई जो पुराना पैटर्न था 125 क्वेश्चंस थे, जिसमें 120 क्वेश्चन नर्सिंग के थे और 25 क्वेश्चंस अदर सिलेबस के थे। लेकिन ये 120 क्वेश्चंस अगर आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपको एक जनरल आइडिया आ जाता है। इवन सीएमएस के भी क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको जनरल आइडिया आ जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। जनरली यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस तैयार करता है, ओके। तो इस टाइप का हमें अप्रोच रखना है, ओके। इस टाइप से हमें पीवाईक्यू का स्टडी करना है। फिर उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, बुक्स कौन से पढ़ना है। काफी सारे लोगों का मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन आता है कि सर ईएसआईसी के लिए कौन से बुक यूजफुल रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, कोई भी नर्सिंग का एग्जाम आपको अगर क्रैक करना है ना, तो उसके लिए जो हमने बीएससी नर्सिंग करते वक्त फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर तक जितने कुछ टेक्स्ट बुक पढ़े थे, वो सभी टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहां पर बात ऐसी है दोस्तों, आपके पास में सिर्फ 70 डेज का टाइम बचा हुआ है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या 70 डेज में टेक्स्ट बुक पढ़ना? नहीं। तो इस बार हम लोग टेक्स्ट बुक को थोड़ा स्किप कर देंगे, ओके, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होने वाला है। बाकी भी आपको एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करना है, तो इस बार टेक्स्ट बुक को साइड में रख देते हैं। तो उसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हमें क्या करना है, दोनों भी चीज़ें कवर करनी है। एक हमें क्या करना है, थ्योरी कवर करनी है, और सेकेंड क्या करना है, हमें एमसीक्यू कवर करना है। लेकिन यहाँ पर तो सर आपने ऐसे बताया कि टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए हम लोग थ्योरी कहाँ से कवर करेंगे? पीआर यादव का जो वॉल्यूम 1 जो है, उसमें हमारी थ्योरी कवर हो जाएगी, ओके। हाल फिलहाल के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। और साथ ही में दोस्तों, जैसे मैं मेरा अप्रोच बताऊंगा आपको, अगर मुझे प्रिपरेशन करना है तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं आज रीनल सिस्टम पढ़ने बैठा हूँ और आज अगर मेरा रीनल सिस्टम एक दिन में कवर हो जाता है, तो सेम डे पे या फिर दूसरे दिन पे मैं टारगेट हाई में जो थ्योरी दिए हैं रीनल सिस्टम के, वो मैं कवर करूंगा। फिर उसके बाद में रीनल सिस्टम के मैं एमसीक्यू कवर करूंगा, ओके। फिर उसके बाद में इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम है, तो उसमें मैं पहले पीआर यादव की थ्योरी कवर करूंगा, फिर उसके बाद में टारगेट हाई की थ्योरी कवर करूंगा, फिर उसके बाद में दोनों बुक्स के एमसीक्यू कवर करूंगा। तो इस टाइप का आपको अप्रोच करना है। तो आपको दो कौन से बुक मेन है, एक है पीआर यादव और सेकंड क्या बोला मैंने आपको, टारगेट हाई बुक, ओके। तो टारगेट हाई की भी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी क्वालिटी है दोस्तों। यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन, मल्टी लाइनर क्वेश्चंस, जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, सभी के सभी आपको देखने को मिलेंगे, ओके। तो ये 2 बुक तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ओके। कौन सा? एक पीआर यादव और सेकंड क्या है हमारा, टारगेट हाई बुक। और इसके अलावा दोस्तों अभी बात आती है एनक्लेक्स की। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, एनक्लेक्स काफ़ी अच्छी बुक है, ओके। लेकिन आपका अगर 70 डेज का प्लान है तो एनक्लेक्स पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। ये 2 बुक में ही आपके 70 दिन कैसे निकल जाएंगे, 70 डेज कैसे कंप्लीट हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको एमसीक्यू की और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए मैं और एक बुक आपको रिकमेंड करूंगा। वो बुक है टीपीएन, ओके, टर्निंग पॉइंट नर्सिंग करके एक सेकेंड एडिशन चल रहा है अभी। तो ये बुक आप प्रीफर कर सकते हैं। किसके लिए? ये एक्सक्लूसिव एमसीक्यू की बुक है और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के एमसीक्यू यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप फिलहाल कौन से 2 बुक कवर करेंगे? पीआर यादव, फिर उसके बाद में टारगेट हाई, और टाइम अगर मिलता है आपको तो टीपीएन बुक आप प्रीफर कर सकते हो, ओके। तो इस टाइप का आपके बुक्स होने वाले हैं। तो बुक्स के रिगार्डिंग आपका जो आपका कन्फ्यूज़न था वो यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ओके। तो अगर आप कहीं कोचिंग करते होंगे ना, तो कोचिंग के नोट्स भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये मैं बताना भूल गया था, लेकिन आप कोचिंग के नोट्स भी यहाँ पर कवर कर सकते हैं आपकी थ्योरी कवर करने के लिए, ओके। तो इस टाइप का आपका अप्रोच होगा, ओके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एक फोर्सफुली बात बताना चाहता हूँ कि जो कुछ आप स्टडी मटेरियल यूज़ कर रहे हो, ओके, तो उसके ऊपर आप स्टिक रहो, ओके। आपको उसके ऊपर स्टिक रहना पड़ेगा। एक बुक 10 बार पढ़ो, लेकिन 10 बुक एक बार मत पढ़ो,
ओके, तो जो कुछ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसको बार बार पढ़ो, रिवीजन करते रहो, अच्छे से पढ़ो उसको। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा एक कोई तो भी फ्रेंड है जिसकी तरफ एक नई बुक दिखती है तो उसके से 2-4 क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ, तो मुझे ये बुक अच्छी लगने लगती है, तो मैं टारगेट हाई पढ़ रहा था तो उसको स्किप कर देता हूँ, फिर वो बुक पढ़ना चालू कर देता हूँ। फिर यूट्यूब पे कोई तो भी वीडियो दिखता है तो वो वीडियो वाला कोई तो भी दूसरी बुक आपको रिकमेंड करता है तो वो आप ये बुक छोड़ के दूसरे बुक पे आप स्किप कर लेते हो या फिर शिफ्ट हो जाते हो। तो ये पैटर्न हमें फॉलो नहीं करना है। जो हमारे पास में मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, हम उसी को ही फॉलो करेंगे। ओके, तो ये टाइप के हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। ओके, जो लास्ट की जो टिप रहेगी वो है दोस्तों कि आपको OMR शीट की प्रैक्टिस करना है। देखिए, जो आपका एग्जाम रहेगा वो OMR शीट पे रहेगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट 50 डेज रहेंगे तो उसमें एटलीस्ट एक अल्टरनेट डे पे हम लोग एक OMR शिफ्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे या फिर गोले बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। और जो लास्ट के 15 डेज रहेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, डेली 1 OMR शीट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो डमी OMR शीट रहेगी ना, तो उसकी मैं PDF की लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, और जो लास्ट 7 डेज है ना दोस्तों, तो ये लास्ट 7 डेज में आपको एटलीस्ट 2 OMR शीट डेली सॉल्व करके देखना है, उसके ऊपर प्रैक्टिकली आपको वर्क करना है ताकि आपके जो मिस्टेक्स है, गोला भरते वक्त जो मिस्टेक है वो नहीं होना चाहिए। क्यों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको रिवर्स जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं। एक बार गोला भर दिए तो वो हो गया, परमानेंट हो गया। ऑनलाइन एग्जाम में और ऑफलाइन एग्जाम में यही फर्क है। ऑनलाइन एग्जाम में आप एक बार चेंज कर सकते हो, नहीं 10 बार चेंज कर सकते हो, लेकिन OMR शीट में एक बार गोला बन गया तो गोला आपका परमानेंट रहेगा, दूसरे गोले को कंसिडर नहीं किया जाएगा। वहाँ पर अगर आप मतलब डबल कुछ मार्क करते हैं तो वैसे भी वो इनवैलिड हो जाएगा। ओके, तो देखिए, गोला भरते वक्त आपकी प्रैक्टिस ऐसी होना चाहिए कि आपका जो गोला बन रहा है वो एकदम एक्यूरेट बन रहा है। और साथ ही में दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको B में गोला करना है तो गलती से आपने C में गोला कर दिए तो ये नहीं होना चाहिए। ये मिस्टेक भी हमें अवॉइड करना है। इसलिए अभी से हमारी अगर प्रैक्टिस होती है तो आप वहाँ पर जो आपकी एग्ज़ाम रहेगी उसमें आपकी मिस्टेक्स जो रहेगी वो काफ़ी कम होगी, जो एरर्स होने के चांसेस जो रहेंगे वो निग्लिजिबल रहेंगे। तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप OMR शीट की प्रैक्टिस करें। कैसी प्रैक्टिस करनी है वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हो। ओके, तो इस प्रकार की हमारे ESIC के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहेगी दोस्तों। तो ये वीडियो में हम लोगों ने देखे हैं कि क्या सिलेबस होने वाला, डेज को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में टाइम टेबल कैसे प्रिपेयर करना है और बाकी भी क्या क्या अप्रोच रह सकते हैं, हमारे क्या पिलर्स है, वो सब कुछ हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करो। साथ ही में दोस्तों, अगर ESIC एग्जाम के रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी होंगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, हम आपके हर कमेंट का आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके, और दोस्तों साथ ही में नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब करो। ओके दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। और दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहूँगा लास्ट में कि जो कुछ पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। ओके, और एक ही स्टडी मटेरियल पे जो लिमिटेड स्टडी मटेरियल्स है उसी के ऊपर आपको स्टिक रहना है। और जो आपकी ESIC की एग्जाम रहेगी, आपके उस एग्जाम के लिए मेरे तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से उसका रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एग्जाम देकर अच्छे से नंबर लेके पास होइए, एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करिए। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी विदा लेना चाहता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर अभी वीडियो को स्टॉप करता हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।